नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बजाज फिनसर्व का बाइंग लेवल क्या होना चाहिए। तो स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1500 से 1570 का जोन है। यहाँ पर आप देख पाएंगे पहले भी इंपॉर्टेंट लेवल की तरह नजर आया था, फिर ये लेवल टूट गया तो अच्छी खासी गिरावट हुई। यहाँ पर रीटेस्ट करके ये ऊपर गया है। स्टॉक में जिस प्रकार की रैली देखने को मिली है, जिस प्रकार से ये प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आता है, स्टॉक में ये लेवल अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। तो इस लेवल पर आप GTT ऑर्डर लगाकर रख सकते हैं। यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। फार्मा में क्या रिकवरी के चांस हैं? तो मेरे हिसाब से फार्मा में रिकवरी के पूरे चांस हैं, क्योंकि जिस प्रकार से चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, आपको रैली बहुत जल्दी देखने को मिली थी पूरे फार्मा सेक्टर में, लेकिन जो करेक्शन हुआ पिछले 8-12 महीनों में, धीरे धीरे आपको करेक्शन देखने को मिला है। तो ये एक अच्छा संकेत होता है। यहां से वापस ब्रेकआउट के चांसेस रहते हैं और रैली के चांसेस रहते हैं, और अर्ली साइंस ऑलरेडी आ चुके हैं। सिप्ला देखिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सन फार्मा भी वापस हमें परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। तो ये कुछ अच्छे संकेत हैं कि अभी स्टॉक्स वापस परफॉर्म करना शुरू हो चुके हैं। आरती इंडस्ट्री में और नोसिल में बाय लेवल क्या होगा? आरती इंडस्ट्री का 800 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। प्रीवियसली भी आप देख पाएंगे इंपॉर्टेंट लेवल की तरह नज़र आया है, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। अभी के लिए तो ये सपोर्ट नज़र आता है। नोसिल के बारे में बात करें, 250 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि पहले रेजिस्टेंस का जोन था। आपको ब्रेकआउट के बाद ये सपोर्ट बनता हुआ नजर आया। दूसरी बार ये टेस्ट करने आया है। सपोर्ट थोड़ा वीक जरूर हो चुका है, लेकिन अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 250 तोड़ देता है तो वापस आपको ये 200 से 250 की रेंज में फंसता हुआ नजर आ सकता है। सनोफी इंडिया को मैंने 7600 पे खरीदा था। उसमें न्यूज़ आएगी भाई मेडिसिन ट्रायल फेलियर हो चुका है, उसका इफेक्ट कितना आ सकता है। ऑलरेडी 6000 का लेवल टूट चुका है, 5300 का सपोर्ट दिख रहा है। लॉन्ग टर्म का चार्ट अच्छा है, लेकिन क्या अभी सिचुएशन बदल रही है? तो सनोफी का लॉन्ग टर्म का चार्ट, मंथली चार्ट आपके सामने है, और आप देख पाएंगे ये कोविड का लो था। कोविड का लो भी आपको टूटता हुआ नजर आया है। ये 6300 का एक अच्छा लेवल था, सपोर्ट लेवल, वो टूट चुका है। और हमें जो नेक्स्ट सपोर्ट नजर आता है, जैसा कि आपने बताया, 5300 5400 यही लेवल आपको दिखाई पड़ता है। तो स्टॉक के लेवल तक आ सकता है, ऑफ कोर्स आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 5-6 हज़ार का स्टॉक है, यहाँ पर 8-10% गिरना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक वीक है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से पिछले कई महीनों से गिर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट के पूरे चांसेस बने रहते हैं। कंटिन्यूअसली अगर कोई स्टॉक गिरता जा रहा है, 6-8 कैंडल आपको एक ही कलर में, मतलब एक ही डायरेक्शन में देखने को मिले हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। तो यहां पर अभी तक आपने होल्ड किया है, तो मेरे हिसाब से होल्ड आपको करना चाहिए, वेट करना चाहिए। 5400 पे किस प्रकार से ये बिहेव करता है, उसके बाद आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। कोई अच्छा म्यूचुअल फंड बताइए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो म्यूचुअल फंड तो मेरे हिसाब से इंडेक्स फंड बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, पैसिव होते हैं। जो एक्टिव फंड में आप जाते हैं, वहाँ पर भी अगर आप डिफरेंस देखने जाएंगे, डिफरेंस तो होता है, लेकिन वहाँ पर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैं पर्सनली फिलहाल एक चीज़ मैंने स्टडी किया है कि इंडेक्स फंड में हम निवेश करते हैं, मान लीजिए निफ्टी का हो गया या सेंसेक्स का हो गया, एक ही बात हो जाती है, दोनों साथ में मूव करते हैं, उसको एक लेकर हम चल रहे हैं। लेकिन साथ में हम सेक्टोरल इंडेक्स पे अगर नज़र बनाकर रखते हैं और जब भी अच्छा मौका मिलता है वहाँ पर खरीदारी करते हैं, तो हमें एक्सपेंस रेशियो अपनी तरफ से कोई खास देना नहीं पड़ता है, क्योंकि इंडेक्स फंड में भी एक्सपेंस रेशियो नहीं होता है। और अगर आप सेक्टोरल फंड में भी जाएंगे तो वहां पर भी वो कोई एक्टिव फंड नहीं होता है। मैनेजर को अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। निफ्टी आईटी बनाकर रखा है, निफ्टी बैंक बनाकर रखा है, बस उसी में निवेश करना है। तो वहां पर भी एक्सपेंस रेशियो आपको ज्यादा नहीं देना पड़ता है। अभी तो आईटी भी आ चुका है, बैंक भी आ चुका है, ईटीएफ से भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान रखते हैं कि जब कोई सेक्टर अच्छा खासा नीचे चल रहा है, अपने हाई लेवल से 15-20-25% नीचे चल रहा है, तब आप निवेश करते हैं, तो आपको वहां पर अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो आप यहां पर एक्टिव म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, कोई खराब बात नहीं है। लेकिन मैं जो स्टडी कर रहा हूं वो मैं आपको साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक इंडेक्स फंड तो है ही अपने पास, लेकिन साथ ही साथ अगर आप सेक्टरल फंड पे भी आप ध्यान रखते हैं, तो इस हिसाब से आप एक थोड़ा सा एक्टिवली ध्यान रख पाते हैं। 15-20% नीचे थोड़ा लमसम निवेश कर पाते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। कौन से वो पैरामीटर्स हैं जो कि हमें कंसीडर करने चाहिए लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के बाइंग लेवल के लिए? अब देखिए, आपने बाइंग लेवल के बारे में पूछा है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि स्टॉक फंडामेंटली कैसा है ये आपने स्टडी कर लिया है। आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, बिजनेस खरीदना है। अब खरीदारी के लिए कौन से लेवल पे खरीदारी करनी है, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, दो और चीजें बच जाती है फंडामेंटल के बाद, एक है वैल्यूएशन, एक है टेक्निकल। वैल्यूएशन को देखना बहुत ही जरूरी है जब आप लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के लिए निवेश करते हैं। निवेश करने के लिए स्टॉक्स को खरीद लें, तो वहां पर
वैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप 100 के 150 के पी रेशियो पे खरीद रहे हैं, ओवर वैल्यूड स्टॉक को खरीद रहे हैं, तो आपको लंबे समय के लिए वहां पर फंसना पड़ सकता है। भले ही कंपनी का काम अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, लेकिन आपने गलत प्राइस पे खरीदा, गलत वैल्यूएशन पे खरीदा, तो इसलिए आपको 2-3 साल वेट करना पड़ सकता है। तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो एक पैरामीटर तो हो गया वैल्यूएशन, और दूसरा टेक्निकल लेवल भी आप देख सकते हैं। अगर स्टॉक बहुत ही ज़्यादा भाग गया है, मान लीजिए 100 का स्टॉक था, 1-2 महीने में आपको 150 तक जाता हुआ नजर आया है, तो हाई चांसेस हैं कि वहां पर रिट्रेसमेंट हो सकता है। 10-15% का रिट्रेसमेंट कोई बड़ी बात नहीं है, ब्लू चिप स्टॉक के लिए भी बड़ी बात नहीं है, स्मॉल कैप मिड कैप की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से ये 2 चीज़ों आप ध्यान रख सकते हैं और खरीदारी प्लान कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो से क्या प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए? अगर यस तो क्यों करना चाहिए, अगर नहीं तो क्यों करना चाहिए? तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जब आप खरीदारी करते हैं, आपने कुछ चीज़ें देखी होती है भाई कि मैं ये एनालाइज किया, ये अच्छा लग रहा है इसलिए मैं खरीदारी कर रहा हूं। तो अगर वो रीज़न चला जाता है तो वहां से एग्जिट कर देना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक खरीदा है एज अ वैल्यू बाय, आपको लग रहा है कि ये स्टॉक काफ़ी गिर गया है, कंपनी ऐसा नहीं है कि बहुत तोड़ू कंपनी है, बहुत फाड़ू कंपनी है, लेकिन अच्छी कंपनी है, कंपनी बंद नहीं होगी, धंधा अच्छा है और अभी बहुत ज़्यादा सस्ता हो चुका है कुछ रीजंस की वजह से, तो आपने खरीद लिया। वैल्यूएशन आपको सस्ता लग रहा था, अभी स्टॉक ने रिकवर कर लिया, अभी वो वैल्यूएशन सस्ता नहीं रहा है, तो आप निकल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने स्टॉक को क्यों खरीदा है, आपका जो रीज़न है, जब तक वो चलता रहता है तब तक एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक ग्रोथ के लिए खरीदा है, आपने ये सोचा है कि यहाँ पर ग्रोथ काफ़ी अच्छी नज़र आती है, नेक्स्ट 5 साल के लिए, नेक्स्ट 10 साल के लिए सेक्टर भी अच्छा करेगा, उसमें ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा करेगा, कंपनी काफ़ी अच्छा करेगी, तो ये स्टॉक को आपने खरीद दिया। जब तक उसका परफॉर्मेंस अच्छा नज़र आता है, क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट आते हैं, आप वो चेक करते हैं, तब तक आप खरीद सकते हैं, क्वांटिटी बिल्डअप कर सकते हैं। और ऑफकोर्स वैल्यूएशन वहाँ पर भी आपको देखना ही है, भले ही कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन अगर एकदम ही आसमान पे वैल्यूएशन पहुंच जाएगा तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी हो जाता है। IEX ITC जैसी कंपनीज में प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, तो यहां पर कोई डिसीजन कौन लेता है? देखिए ITC में या IEX में प्रमोटर नहीं है। प्रमोटर मतलब क्या होता है? प्रमोटर मतलब मालिक होता है जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स रहते हैं, इसीलिए वो अपना डिसीजन यहां पर ले सकता है, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है। लेकिन जहां पर कोई प्रमोटर नहीं है, बाकी लोग तो हैं, FIIs हैं, म्यूचुअल फंड है, वो वहां पर होल्डिंग रखते हैं, वो भले ही एज अ मालिक वहां पर नहीं बने, लेकिन उनकी भी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी तो है। आपने वो बेसिक शेयर मार्केट के वीडियो देखे होंगे, उसमें क्या बताते हैं, जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो बेसिकली आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं, और जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स रहते हैं वो यहां पर प्रमोटर बन जाता है। अब प्रमोटर नहीं है मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पर्संस नहीं है जो कि वहां पर सबसे ज्यादा शेयर्स ओन करते हैं, लेकिन बाकी म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, बाकी FIIs रहते हैं, वो यहां पर डिसाइड करते हैं, एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी बनाते हैं, CEOs अपॉइंट्स होते हैं और उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं। ITC में देखिए जो भी शेयर होल्डर्स है उनका अप्रूवल आता है कि भाई इनको एज अ CEO अपॉइंट करना है, डायरेक्टर ये होगा, फिर उनको कुछ पावर्स दी जाती है, जो CEO की पावर्स रहती है उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रमोटर होल्डिंग नहीं है तो ही प्रोफेशनली मैनेज कंपनी होती है। कई बार प्रोफेशनली मैनेजमेंट कंपनीज तो भी होती है क्योंकि प्रमोटर भले ही है, कई बार प्रमोटर्स होते हैं लेकिन वो एक्टिवली अभी काम नहीं करना चाहते हैं। ऐसी भी कई कंपनीज हैं, प्रमोटर के पास 30, 40, 50% की भी होल्डिंग है, लेकिन वहां पर प्रोफेशनली मैनेज कर दिया है, CEO किसी और को बना दिया है। आप डीमार्ट का केस ले लीजिए, डीमार्ट के ओनर कौन है हम सभी को पता है, लेकिन क्या वो CEO है? ऐसा नहीं है, उन्होंने अपना मैनेजमेंट किसी और को सौंप दिया, इस प्रकार से काम चलता है। किस स्ट्राइक प्राइस की कॉल या पुट सेल करें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में फॉर दिस वीकली एक्सपायरी, जो सेफ हो और प्रॉफिटेबल भी हो? तो निफ्टी के चार्ट पर आते हैं। निफ्टी ने देखिए 17,500 का सपोर्ट तोड़ दिया, तो अब वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और अराउंड 17,000 हमारा सपोर्ट नजर आता है। अभी बीच में चल रहा है निफ्टी, तो यहाँ पर जैसा एक्सपेक्टेड है SGX निफ्टी नीचे दिखा रहा है, तो यहाँ पर अगर सपोर्ट बनाकर ऊपर आता है तो 17,000 का पुट बेचने में आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ट्रेंड थोड़ा सा वीक है तो हाफ क्वांटिटी ट्राई करनी चाहिए। और बाय चांस यहां पर आपको रिकवरी मिलती है और 17,500 पे 17,400 पे फिर से मौका मिलता है, तो आप वहां पर कॉल बेचने के बारे में सोच सकते हैं। 17,500 का कॉल और 17,000 का पुट, इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसके नज़दीक होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप बहुत ही दूर में आप सेल करेंगे, अभी 17,300 चल रहा है, 17,500 का कॉल बेचेंगे, प्रीमियम ज़्यादा नहीं मिलेगा, अगर रिकवरी आती है प्रीमियम तेज़ी से बढ़ सकता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। निफ्टी बैंक में देखिए 40,400-500
के आसपास रेजिस्टेंस बन चुका है और सपोर्ट हमारा 39,000 का है। तो जिस भी लेवल के आसपास ये नज़दीक जाता है, यहाँ पर ये कोशिश करता है सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की, तो यहाँ पर आप पुट सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर रिकवरी के बाद, जिसके चांसेस कम है लेकिन बाय चांस ऐसा होता है, स्लो रिकवरी के बाद आपको ये वापस नीचे आता हुआ नजर आता है, तो हायर लेवल्स के आप कॉल सेल कर सकते हैं, जैसे कि 40,500, ये सारे कॉल्स आप सेल करने के बारे में सोच सकते हैं। एस्ट्रल का और पीडीलाइट का बाइंग लेवल क्या होना चाहिए, और क्या ब्लैक रोज एक अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए? अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं खराब है, लेकिन एक छोटी कंपनी है तो रिस्क रिवॉर्ड वहां पर उसी प्रकार से होता है, हाई रिस्क हाई गेन वाली कंपनी है। अमेरिकन मार्केट में और कितना फॉल देखने को मिल सकता है, वो जून के लो के नीचे आ चुके हैं, प्री कोविड लेवल्स पर आ चुके हैं, स्टॉक पूरा इंडेक्स वीक नजर आता है। तो यहाँ पर 5-10% की तो गिरावट हमें रूल आउट करनी नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए ट्रेंड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इसलिए थोड़ी बहुत पहले रिकवरी आ सकती है, फिर आपको एक वापस एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन अमेरिकन मार्केट वीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और वहाँ पर गिरावट एक्सपेक्ट करनी चाहिए। गिरावट नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर भी एटलीस्ट आपको अभी के लिए बहुत बड़ी तेज़ी तो एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। अब एस्ट्रल के बारे में बात करें, 2250 के आसपास एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस था, तुरंत ब्रेकआउट हुआ, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी तुरंत हुआ। हमने डिस्कस भी किया था कि ऐसे ब्रेकआउट जनरली सस्टेनेबल नहीं होते हैं, गिरावट हो सकती है, और गिरावट हो गई है। 2250 के आसपास एक अच्छा पहला सपोर्ट हमें नजर आता है। पीडीलाइट के बारे में बात करें, सिमिलर केस है, कंटिन्यूस ब्रेकआउट, यहाँ पर आपको जल्दी ब्रेकआउट देखने को मिला, रेजिस्टेंस पे बहुत टाइम स्पेंड नहीं किया, यहाँ पर भी गिरावट हो रही है। 2750 भी सपोर्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो मेरे हिसाब से इतने छोटे करेक्शन के बाद खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता है, ये ट्रेडर्स के लिए है। यहाँ पर आप 2600, 2500, ये सारे लेवल्स पे नजर बनाकर रख सकते हैं। VBL को प्लीज़ यहाँ पर कवर कीजिए, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, कि हमने रैली मिस कर दी है। फ्रेश लेवल क्या होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? यहाँ पर देखिए 1050 से ब्रेकआउट हुआ है, सबसे पहला ये बाइंग लेवल हो जाता है, और ये नीचे के साइड पे 900 रुपये का लेवल हमारा बाइंग लेवल हो जाता है। लेकिन ये मैं आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही प्रेफर करने को कहूँगा। यहाँ पर जो भी काम करना है स्टॉप लॉस के साथ ही कीजिए। ऊपर जाना है तो चला जाएगा, वरना स्टॉप लॉस हिट करके नीचे आएगा, आप री एंटर कर सकते हैं। लेकिन 100 से भी ज़्यादा महंगा पी रेशियो वाले स्टॉक में बिना स्टॉप लॉस के, इतने भागे हुए स्टॉक में काम करने से मेरे हिसाब से बचना चाहिए। आप स्टॉप लॉस के साथ काम करने में एक और फायदा यह है कि आपको जितनी चाहे उतनी क्वांटिटी भी आप खरीद पाएंगे। ये स्टॉक इतना भागा है, अगर आप बिना स्टॉप लॉस काम करने जाएंगे, ये 900 पे भी मिला, थोड़ा डर लगेगा। हम यहाँ पर आपको 100 क्वांटिटी खरीदने की आपकी शक्ति है, फिर भी आप 10 या 20 ही क्वांटिटी खरीदेंगे कि भाई और गिरेगा तो खरीदूंगा, लेकिन ये गिरेगा ही नहीं तो ऊपर चला जाएगा, पूरा फायदा आपको नहीं मिलेगा। उससे बेहतर है 100 की 100 क्वांटिटी खरीद लीजिए, स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए, एक प्री डिफाइंड रिस्क रहेगा, जाएगा तो इतना चला जाएगा, वापस नीचे आएगा, मौका मिलेगा वापस ट्राई करेंगे, इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। प्लीज़ डिस्कस मिड कैप आईटी स्टॉक विद ग्रोथ पोटेंशियल। आपने एलटीटीएस कोफोर्ज को चूज़ किया है, जो आपको अच्छे नज़र आते हैं। एक स्मॉल कैप आईटी स्टॉक जो कि जैसे कि बिरला सॉफ्ट हो गया, सोनाटा सॉफ्टवेयर हो गया, दोनों ही अच्छी कंपनीज है एक्चुअली। और एलटीटीएस कोफोर्ज ये भी मिड कैप में आपने अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है। एलटीटीएस देखिए एक्चुअली एकदम आईटी कंपनी नहीं है, टेक्नोलॉजी कंपनी हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टेक्नोलॉजी कंपनी की तरफ भी एलटीटीएस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लॉन्ग टर्म में नजर आती है, और कोफोर्ज भी एज आईटी कंपनी अच्छी है। बिरला सॉफ्ट, सोनाटा सॉफ्टवेयर दोनों ही अच्छी कंपनी है, किसी भी एक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर ग्रोथ भी एक्चुअली दोनों में अच्छी देखने को मिली है। आईटी सेक्टर नीचे जा रहा है, तो ऐसे समय पर आप स्मॉल कैप मिड कैप में निवेश करते हैं तो आपका रिस्क कंपैरेटिवली कम हो जाता है, आपको एक सेफ्टी क्वेश्चन मिल जाएगा। हम यहाँ पर वीडियो में भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स में भी हम बाइंग लेवल्स डिस्कस करेंगे, जैसे हम लार्ज कैप में डिस्कस करते हैं। आप एफले में लॉन्ग टर्म के लिए एंटर होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, भले ही आईटी इंडेक्स नीचे जा रहा है, क्योंकि एफले का कुछ संबंध नहीं है आईटी इंडेक्स से। यहाँ पर निफ्टी आईटी अलग रीजंस की वजह से नीचे जा रहा है, उसका बिजनेस इंपैक्ट हो रहा है यूएस यूरोप की वजह से, और वो अलग आईटी कंपनीज हैं। जैसे कि एलटीटीएस हम दूसरी आईटी कंपनीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, वैसे एफले भी टोटली डिफरेंट हो जाता है। चार्ट के हिसाब से देखिए तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था 1100 के ऊपर जाता है तो खरीदारी कर सकते हैं, एक अच्छी रैली आई। अभी मेजर खरीदारी एक्चुअली 1500 के ऊपर बनती है, क्योंकि देखिए 1360 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, अभी भी ये रेजिस्टेंस ले रहा है। मान लीजिए इसके ऊपर जाता है, हम खरीदते हैं, तो भी यहाँ पर 1500 पर ही रेजिस्टेंस है, ये वॉलेटिलिटी एरिया आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर बिना स्टॉप लॉस के साथ काम करना रिस्की हो सकता है। अगर आप यहाँ पर खरीदारी करते हैं सपोर्ट पे इतने के लिए तो ये ठीक है स्विंग ट्रेड के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बात करें या तो 1500 के ऊपर ही प्रेफर करना चाहिए, या फिर हम 1100 के आसपास प्रेफर कर सकते हैं। टाटा स्टील में डी मर्जर के बाद स्विंग कर लिए क्या करंट मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हैं? होल्डिंग पीरियड 15 to 20 डेज। हमने ऑलरेडी टाटा स्टील पे एक वीडियो बना दिया है, वहां पर हमने सब कुछ डिस्कस किया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं।
व्हाट्स योर टेक ऑन इन्वेस्टमेंट इन ग्रेटर चाइना ऑफशोर इक्विटी फंड बाय एडलवाइज, इज इट बेटर देन इन्वेस्टिंग इन इंडियन इंडेक्स और मॉन 100? मेरे हिसाब से तो देखिए यहाँ पर चाइना में इन्वेस्ट करने का मुझे तो कोई रीज़न नज़र नहीं आता है। एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितनी है, तो ऐसी सिचुएशन में चाइना में निवेश करना कोई सेंस नहीं बनता है। कभी भी वहाँ पर कुछ भी हो जाता है, रियल एस्टेट में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, कभी भी उठ के बोल देते हैं भाई अभी ये एजुकेशन वाली कंपनीज नॉन प्रॉफिट काम करेंगी, उन कंपनीज का क्या हो जाएगा, उनके मालिक का क्या हो जाएगा, उनके इन्वेस्टर्स का क्या हो जाएगा। तो इससे बेहतर है इंडियन इंडेक्स में आपको निवेश करना चाहिए। अगर आपको इंटरनेशनल निवेश करना ही है तो वहाँ पर यूएस को ही आपको प्रेफर करना चाहिए। ये जो फिलहाल र्यूमर्स नज़र आते हैं चाइना से हाउस अरेस्ट के, उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है हमारे मार्केट पे, क्या पैनिक होगा या फिर आपको मार्केट पॉजिटिवली लेता हुआ नजर आएगा? तो देखिए अभी तो आपको पता ही है सब र्यूमर्स है, कोई कंफर्म न्यूज़ तो अभी तक आई नहीं है और यहाँ पर हमारा डायरेक्ट संबंध तो नहीं होता है। जो एक कुछ सेक्टर्स होते हैं उनका डायरेक्ट संबंध हो जाता है, मेटल का डायरेक्ट संबंध वहाँ पर हो जाता है, वहाँ पर बहुत बड़ा कंजम्पशन है चाइना का, तो मेटल को तो वहाँ पर ऑफकोर्स झटका पड़ने ही वाला है। लेकिन एज ए इंडिया होल हमें इतना फर्क पड़ेगा उसके चांसेस मुझे कम नजर आते हैं। सेक्टर वाइज आपको अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। मेटल नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है, केमिकल आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है, जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसे शेयर्स हैं वहां पर आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, जो चाइना +1 वाली थीम है ना वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो यहां पर मार्केट अगर देखिए डायरेक्टली सपोर्ट पे खुलता है तो पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। मार्केट मान लीजिए गिर रहा है कंटिन्यूसली और यहाँ पर इस लेवल पे सपोर्ट यहाँ पर है, गिर रहा है नीचे ही आ रहा है, अभी सपोर्ट यहाँ पर है, मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हुआ, सपोर्ट पे ओपन हुआ, तो यहाँ पर हमें साइकोलॉजी समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो बुल्स हैं उनके लिए बहुत ही फेवरेबल हो जाता है क्योंकि उनको स्टॉप लॉस ही बहुत अच्छा मिल जाएगा। यहाँ अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर वो खरीदारी कर सकते हैं, इतना बड़ा गैप है, ये गैप का वो टारगेट ले सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें कई बार ऐसा देखने को मिला है, सपोर्ट पे अगर गैप डाउन हो जाता है तो वहां से आपको बाइंग एमर्ज होती हुई भी नजर आ सकती है। अगर सपोर्ट के नीचे ही खुल जाता है, उसमें भी थोड़ा गैप के साथ, मान लीजिए 17,000 का सपोर्ट है, 16,900 पे खुल गया, तो गिरावट के चांसेस थोड़े बहुत हो सकते हैं। इस हिसाब से मार्केट आपको काम करता हुआ जनरली नजर आता है। इसकी भी ऑफकोर्स प्रोबेबिलिटी होती है, 100% कोई सक्सेसफुली काम नहीं होता है। यहाँ पर हमने एक IEX पे एक वीडियो बनाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, प्रमोटर्स होल्डिंग कहाँ से आएगी, बेटर इंक्रीज योर नॉलेज। देखिए यहाँ पर ऑफकोर्स मेरे से भी कई बार गलती हो जाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, आपका जो फैक्ट ये गलत है। IEX कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है। आप BSE की वेबसाइट पर जा सकते हैं, प्रमोटर ग्रुप में आपको 0 होल्डिंग नजर आएगी, उसके नीचे आप पब्लिक शेयर होल्डिंग में जाइए, उसमें 99.7% की होल्डिंग आपको नजर आती है, उसमें सिलेक्ट कीजिए। वहाँ पर आप देख पाएंगे अलग अलग म्यूचुअल फंड आते हैं, अलग अलग लोग आते हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट /स्टेट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहां पर 0 होल्डिंग है। IEX का गवर्नमेंट के साथ कोई संबंध नहीं है, गवर्नमेंट इसकी मालिक नहीं है, ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। और यहाँ पर गवर्नमेंट का जो थोड़ा बहुत भी संबंध आपको नजर आता है वो LIC के द्वारा है। LIC ने 2-2.5% का स्टेक खरीदा है, उतना इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई संबंध नहीं है, कोई मालिक ही नहीं है, मतलब कोई एज अ प्रमोटर यहाँ पर एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं। और आपने जो कहा सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है तो प्रमोटर होल्डिंग कहाँ से आएगी? देखिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी होती भी है तो भी यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग में वो दिखता है। बहुत सी कंपनीज है, कोल इंडिया देख लीजिए या फिर कोई भी PSU कंपनीज आप उठाकर देख लीजिए, वो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी होती है, तो वहां पर वो प्रमोटर में दिखता है। होल्डिंग यहां पर एक्चुअली प्रमोटर की तरह एस्टैब्लिश होना नहीं होना अलग हो जाता है। और IEX CERC एक रेगुलेटरी बोर्ड है, उसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। बाकी ये एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, यहां पर इसमें गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट ओनरशिप आपको नजर नहीं आता है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट कि किस प्रकार से ओनरशिप यहाँ पर गवर्नमेंट की नहीं है, लेकिन ये एक गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी के द्वारा सिर्फ रेगुलेट किया जाता है। जैसे RBI बैंक्स को रेगुलेट करते हैं, लेकिन वो सारी बैंक कोई सरकारी बैंक नहीं हो जाती। कोटक महिंद्रा बैंक को भी RBI रेगुलेट करता है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक सरकार की नहीं है। उस हिसाब से IEX भी रेगुलेट जरूर होता है सरकार के द्वारा, क्योंकि पावर सेक्टर में काम होता है, लेकिन ओनरशिप यहाँ पर बिल्कुल भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या किसी के पास भी, गवर्नमेंट के पास तो यहाँ पर ओनरशिप नहीं है। एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। LIC 650 का लेवल तोड़ रहा है, कितना ज़्यादा नीचे जा सकता है? डिलीवरी कंटिन्यूसली ली जा रही है, मोस्ट प्रोबेबली 50% के आसपास है। क्या ये रिटेलर्स को प्रेशराइज करने का गेम हो रहा है? कौन से लेवल्स हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए? देखिए ये आप जो बता रहे हैं, मतलब विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आप मेरे हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, नहीं डिलीवरी अच्छी है, स्टॉक और नहीं गिरेगा, ये रिटेलर्स को प्रेशर कर रहे हैं, आपको प्राइस फॉलो करना है बस। प्राइस अभी बोल रहा है नीचे जा रहा हूँ मैं, तो अभी आपको यहाँ पर ज़्यादा
कोशिश ही नहीं करनी चाहिए ये फैक्ट्स ढूंढने की, हम वो बायस ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमने कोई स्टॉक खरीदा है, मान लीजिए वो गिर रहा है, तो हम पूछते हैं दो लोग को, नहीं नहीं टेंशन मत ले, होल्ड कर भाई, ऊपर जाएगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा खरीदते हैं, नहीं नहीं बराबर है, स्टॉक ऊपर जाएगा। तो ये सारे फैक्ट्स यहाँ पर, डिलीवरी, ये सब चीज़ें ऑफकोर्स ज़रूरी होती है, सब देखना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर प्राइस है। प्राइस नीचे जा रहा है, हमें बस उसे फॉलो करना है। और यहाँ पर स्ट्रेंथ पहले भी आपको देखने को नहीं मिली, अब भी आपको देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर क्लियरली आपको वीकनेस ही नज़र आती है। और जिस प्रकार से स्टॉक नीचे जा रहा है, 650 का लेवल आपको 2 वीक होल्ड करके तोड़ा है इसने, तो हम ज़्यादा नहीं तो भी अगर ये रेंज भी एक्सपेक्ट करते हैं तो भी 600 का लेवल तो किधर भी नहीं गया। 600, 550, ये सारे लेवल्स आपको LIC में देखने को मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो पर्सनली यहाँ पर एग्जिट करना ही ज़्यादा प्रेफर करूँगा। स्ट्रेंथ आएगी तो वापस एंटर हो सकते हैं, लेकिन एक बार अगर वीकनेस आ गई, जैसे यहाँ पर देखिए लिस्टिंग इनके टाइम पे क्लियरली दिखाई पड़ रहा था कि स्टॉक में एग्जिट ही करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा माहौल नहीं है, यहाँ पर एग्जिट करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर एक बार एग्जिट कर दिया होता तो यहाँ पर अगर ऊपर चला जाता तो वापस हम एंटर हो सकते हैं, लेकिन एग्जिट नहीं किया, अब स्टॉक नीचे आ गया, अब वेट ही करना पड़ेगा, जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये बात ध्यान रखने वाली होती है। मेरे हिसाब से एग्जिट करेंगे तो बेहतर रहेगा, ऊपर आता है वापस हम एंटर हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।